नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति किसी एक कारण से नहीं हुई थी। न तो सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध हुई और न असमानता के। इसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण विद्यमान थे। हम अपने पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके राजनीतिक कारण क्या थे और इसके सामाजिक कारण क्या थे। आज हम चर्चा करेंगे इसके बौद्धिक कारणों के बारे में, उसके बाद धार्मिक कारणों के बारे में और आर्थिक कारणों के बारे में। तो बौद्धिक कारण इसके लिए बहुत अधिक उत्तरदायी थे। क्रांति से पूर्व फ्रांस में कई लेखक, विचारक और दार्शनिक हुए जिन्होंने जनता में मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की भावना को जागृत करने का अथक प्रयास किया। परंतु ये कहना कि इन्हीं के कारण क्रांति हुई, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लोगों को शासन, समाज और अन्य क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों से अवगत करवाया और उनमें विद्रोह की भावना पैदा की, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इनमें मुख्य थे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मॉन्तेस्क्यू का। ये फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति था। ये बोर्दो की संसद का न्यायाधीश था और इसकी जो रचना थी, जो पुस्तक थी, उसका नाम था कानून की आत्मा। उसने प्रकाशन करवाया। उसका मानना था कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों को पृथक पृथक करना आवश्यक था। तो उसने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा जो विचारक हुआ, जो दार्शनिक था, वो था वोल्टेयर। वोल्टेयर की गणना बौद्धिक जागृति के नेताओं में सबसे आगे होती है। वो एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक और व्यंग्यकार था। उसे कई बार कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। वोल्टेयर ने सबसे अधिक प्रहार चर्च पर किया, क्योंकि चर्च में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। उस बुराइयों को सबके सामने लाने का कार्य वोल्टेयर ने किया। वो चर्च को बदनाम चीज़ कहकर पुकारता था। उसने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों पर जोरदार खंडन किया। तीसरा आता है रूसो। इस युग के जो विचारक थे उनमें सबसे ज़्यादा सर्वोपरि जो स्थान है वो जीन बेकस रूसो का है। रूसो ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में कहा कि आदि मानव एक भला, न्यायशील और सुखी प्राणी था, किंतु सभ्यता ने उसे भ्रष्ट बना दिया है, इसलिए सभ्यता की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने जो पुस्तक लिखी रूसो ने, उसका नाम था सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उस पुस्तक का जो पहला वाक्य था वो था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो के अनुसार सभी शासन सत्ताओं की उत्पत्ति एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, एक संविदा के द्वारा हुई है। और इसके लिए ये भी कहा जाता, नेपोलियन ने यहाँ तक कहा कि रूसो का अगर जन्म नहीं होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था। तो उसके जो विचार थे उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उनको उद्वेलित कर दिया अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद कुछ अन्य विचारक भी थे, जिसमें दिदरो भी प्रमुख हैं। इन लोगों ने भी जनता को जागृत करने में अपना अपना योगदान दिया। दिदरो ने एक विशाल ज्ञान कोश का संपादन किया,
जिसमें तत्कालीन युग के प्रमुख विद्वानों की रचनाएं संकलित थी। आलोचनात्मक लेख थे जिसमें विद्रोह की गंध आ रही थी और उसमें राजतंत्र की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, चर्च की अनैतिकता, सामंती व्यवस्था की अनुपयोगिता, सामाजिक असमानता, शासन की भ्रष्टता, इन सब पर कठोर प्रहार किए गए थे, जिससे लोगों को एक नया दृष्टिकोण इनके कारण मिला। ये थे इस काल के बौद्धिक दार्शनिकों का योगदान। अब हम चर्चा करेंगे धार्मिक कारणों के बारे में कि फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे। सबसे पहले जो धार्मिक कारणों में है चर्च की प्रधानता, ये हम शुरू से ही पुनर्जागरण से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जान चुके हैं कि मध्यकाल में यूरोप में चर्च का कितना अधिक प्रभाव था। रोमन कैथोलिक चर्च फ्रांस की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था थी और चर्च जो था उसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। यहाँ तक कि फ्रांस की लगभग 25% भूमि पर भी चर्च का आधिपत्य था और इस विशाल भूमि से चर्च को बहुत आय होती थी। इसके अलावा चर्च जो था वो कृषि उत्पादन का 10% भाग धर्मांश कर के रूप में भी लेता था। तो एक प्रकार से चर्च की जो स्थिति थी राज्य के भीतर राज्य के समान थी। तो चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग हैं फ्रांस के जो जनसाधारण है वो चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में था। लेकिन ये सब राजनीतिक परिवर्तन के बिना संभव नहीं था, क्योंकि चर्च और राज्य के मध्य एक अघोषित गठजोड़ था। दूसरा आता है उच्च धर्माधिकारियों की विलासिता। चर्च के जो उच्च धर्माधिकारी थे वो उच्च धर्माधिकारी यानी जो पादरी थे, बड़े जो पादरी होते थे वो भ्रष्ट, विलासी और सांसारिक हो चुके थे। उन्होंने चर्च की संपत्ति और आय पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था और वो धनी कुलीनों की भांति ऐश्वर्यपूर्ण और विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। बड़े बड़े बहुत सारे पादरी जो थे वो कई कई स्त्रियों को रखैल के रूप में भी रखते थे। तो पादरी वर्ग में अनाचार, अनैतिकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। तो इसलिए जनता की जो आस्था है वो चर्च में कम होती जा रही थी। इसके बाद आते हैं धर्माधिकारियों में व्याप्त पक्षपात। इस समय चर्च के पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी, मैंने आपको बताया, लेकिन चर्च के जो बड़े बड़े अधिकारी थे इस बड़ी धनराशि को पानी की तरह व्यर्थ बहा रहे थे, जिससे जनता में क्षोभ की भावना बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी ओर जो छोटे पादरी थे उनकी दशा बहुत अधिक दयनीय थी। वो लोग सदाचारी थे और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे, लेकिन उनको बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी आय इतनी कम थी कि वो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, इसलिए उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से घृणा थी। इनके अपेक्षा उन्हें जनसाधारण से सहानुभूति थी। तो हम देखते हैं कि जब ये क्रांति हुई तो छोटे वर्ग के पादरियों ने जनता का थर्ड स्टेट का समर्थन किया और क्रांति को नई दिशा, नई गति दी। इसके बाद है चर्च और राज्य का अनैतिक गठजोड़। चर्च में जो उच्च और निम्न पादरी थे उनमें आपसी फूट और द्वेष की भावना थी, ये हम देख ही चुके हैं। और लाभ के पदों के लिए वो कुचक्र रचते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। तो इस फ्रांस में चर्च और राज्य के मध्य एक प्रकार का अघोषित अनैतिक गठजोड़ हो गया था। राज्य जो है वो चर्च के विशेषाधिकारों की रक्षा करता था, तो चर्च राजपद के दैवी सिद्धांत
और निरंकुशता का समर्थक होने के कारण राजा के प्रत्येक नैतिक या अनैतिक आदेश को धार्मिकता का जामा पहनाकर उसे वैधता प्रदान कर देता था। तो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को राज्य का मूक समर्थन प्राप्त था। इससे फ्रांस की जो जनसाधारण जनता है वो राज्य और चर्च के मध्य जो चल रहे इस गठजोड़ से असंतुष्ट थी और उसको वो समाप्त करना चाहती थी। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। फ्रांस के जो बोर्बो शासक थे वो रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे और वही फ्रांस का राज धर्म भी था। लेकिन प्रोटेस्टेंट और यहूदी धर्म के अनेक अनुयायी भी फ्रांस में रहते थे और अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए प्रोटेस्टेंट लोगों पर भीषण अत्याचार किए गए और इस असहिष्णु धार्मिक नीति से तंग आकर के 5 लाख प्रोटेस्टेंट फ्रांस छोड़ करके विदेशों में जा बसे थे। लुई 15वें के काल में भी हम देखें तो उसने भी असहिष्णुता की नीति जारी रखी। लुई 16वां हालांकि उदार था धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी उसने सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई और अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था। ये हुए हमारे फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारण। इसके बाद हम जानेंगे आर्थिक कारण, जो इस क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और उत्तरदायी थे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दोषपूर्ण कर व्यवस्था। तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग थे, यहाँ पर फ्रांस का जो समाज था उसमें आर्थिक असमानता बहुत अधिक विद्यमान थी। इस कारण समाज में विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अर्थ विभाजन अत्यंत दोषपूर्ण था। आर्थिक दृष्टि से संपन्न और विपन्न यानी अमीर और गरीब के बीच गहरी आर्थिक असमानता थी। इस असमान वितरण के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। तो सबसे पहले दोषपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की जो कर पद्धति थी वो दोषपूर्ण थी। पादरी और कुलीन जो देश के लगभग 40% भूमि के स्वामी थे, प्राय अधिकांश करों से मुक्त थे। करों का अधिकांश भाग तीसरे वर्ग यानी जनसाधारण से वसूल किया जाता था। कर 2 प्रकार के थे वहाँ पर, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में जागीर कर, भूमि कर, आय कर, संपत्ति कर आदि प्रमुख थे। पादरी और सामंत कुछ प्रत्यक्ष करों से तो मुक्त थे, किंतु सिद्धांत रूप में कुछ प्रत्यक्ष कर सामंतों और पादरियों पर भी लागू थे। लेकिन व्यवहार में अपने प्रभाव के चलते ये लोग करों को भी आंशिक या बिल्कुल भी भुगतान नहीं करते थे। तो जो साधारण लोग थे उनों की अपेक्षा उन पर कम कर लगाया जाता था। अप्रत्यक्ष करों में नमक, तंबाकू, शराब आदि पर लिए जाने वाले कर प्रमुख थे। इनमें नमक कर सर्वाधिक घृणित कर था। एक नियम के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को केवल खाने के लिए 1 वर्ष में 7 पाउंड नमक खरीदना आवश्यक था। नमक के व्यापार पर एक कंपनी का एकाधिकार था जो मनमाने मूल्य पर नमक बेचती थी और निर्धारित मात्रा में नमक नहीं खरीदने वालों को राज्य की ओर से कठोर दंड दिया जाता था। तो इससे जो जनता थी उनमें राज्य के प्रति असंतोष व्याप्त था। तीसरा आता है अत्यधिक कर। फ्रांस की कराधान प्रणाली तो पक्षपातपूर्ण थी ही, साथ ही जनसाधारण विशेष रूप से हम देखें किसान, मजदूर आदि पर करों का बहुत अधिक बोझ था। उनके ऊपर
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त चर्च और सामंतों को भी अनेक कर देने पड़ते थे। अपनी उपज का 10वां भाग उन्होंने चर्च को धर्मांश कर के रूप में देना पड़ता था। सामंतों को दिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त प्रत्येक किसान को वर्ष में 12 से लेकर 30 दिन तक सार्वजनिक सड़कों, पुलों आदि के जो निर्माण या मरम्मत कार्य में बेगार भी करनी पड़ती थी। तो उन्हें जो जनसाधारण उन्हें अपनी आय का 80% भाग करों के रूप में चुकाना पड़ता था। शेष 20% से वो अपना गुजारा करते थे। ऐसी दशा में जनसाधारण में प्रचलित व्यवस्था के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। फिर है कर संग्रह की विकृत प्रणाली। अत्यधिक कर का भार तो था ही फ्रांस की जनता पर। फ्रांस की जो कर संग्रह पद्धति थी वो भी बहुत दोषपूर्ण और विकृत थी। कर संग्रह का कार्य राज्य कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता था, जबकि कंपनियों को निश्चित राशि के बदले कर संग्रह का ठेका दे दिया जाता था। ठेकेदार और उसके कर्मचारी का उद्देश्य अत्यधिक धन कमाना था, तो वह जनता से निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते थे और मनमाना कर वसूल करते थे और निर्धारित राशि सरकार को दे करके शेष राशि स्वयं हड़प जाते थे। तो एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था में कुल संग्रहित राजस्व का लगभग 60 से 65% भाग ही राजकोष में जमा होता था। इससे फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी उसको गहरा आघात पहुंचा। अब हम देखते हैं वाणिज्य व्यापार की दोषपूर्ण नीति। फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी, वित्तीय स्थिति थी, वो अत्यंत दयनीय हो चुकी थी और उसका मूल कारण सरकार की आर्थिक नीति और कर व्यवस्था का दोषपूर्ण होना था। वहाँ आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर व्यय के अनुसार आय निश्चित की जाती थी। तो फ्रांस की जो वाणिज्य व्यापार की जो नीति थी वो अत्यंत अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी, जिससे देश में वाणिज्य व्यापार का अपेक्षित विकास नहीं हो सका था। औद्योगिक क्रांति का अभी तक फ्रांस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। अभी तक अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन भी हाथों से ही होता था। देश में उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्यापारियों को प्रत्येक प्रांत की सीमा पर विदेश में निर्यात की भांति सीमा शुल्क और चुंगी देनी पड़ती थी, जिससे माल जहाँ पर पहुँचना होता था वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाता था। इसी तरह समस्त देश में करों की दरें, मापतोल के पैमानों, मुद्रा के नामों और मूल्यों में पर्याप्त विभिन्नता थी। ऐसी स्थिति में व्यापार और वाणिज्य का अपेक्षित उन्नति नहीं हो सकी। विशेष रूप से जो व्यापारी वर्ग है अनावश्यक करों और व्यापार में आने वाली बाधाओं को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाने का समर्थक था। और ये सब कब संभव हो सकता था? जबकि जो प्रचलित व्यवस्था है वो समाप्त की जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रांति से पूर्व फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है अत्यंत अव्यवस्थित, अन्यायपूर्ण, खर्चीली, पक्षपात पर आधारित और दोषों से परिपूर्ण थी। तो फलतः आर्थिक कारणों ने फ्रांस में क्रांति के आगमन को और भी तीव्र कर दिया। तो फ्रांस का जो क्रांति का जो तात्कालिक कारण हम देखें तो राष्ट्र की दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट क्या था कि लुई 14वें के समय से लेकर लुई 16वें तक सब राजाओं की जो नीतियाँ थी वो सही नहीं थी और लास्ट में जब क्रांति हुई उस समय लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक के बाद एक तुर्गो, नेकर, कोलन आदि को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया, जिन्होंने इस हेतु अनेक योजनाएं बनाई, किंतु लुई की व्यक्तिगत दुर्बलताओं के चलते उनकी कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी, जिससे जनता में असंतोष बहुत अधिक तीव्र हो गया और उसने फ्रांस को
क्रांति के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये थे फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम और प्रभाव के बारे में। धन्यवाद।